Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 5 महाजनपदा एज। हमने पहले वीडियो में महाजनपद काल के बारे में पढ़ा, जिसमें जन किसे कहते हैं एवं जनपद क्या होता है और महाजनपद क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। देन सेकंड वीडियो जिसमें हम राइज ऑफ मगध ये पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। सो राइज ऑफ मगध मीन्स मगध का उदय कैसे हुआ, ये हम जानेंगे। मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ। द पीरियड ऑफ 544 BC to 323 BC was known as the age of the Mahajanpadas. In the early period, Kausal, Vajji and Magad were powerful states. Avanti was another important state. Its capital was Ujjain. There were frequent wars among the Janpadas to expand their area. Ultimately, Magad emerged as a major power in this struggle. In this, its natural resources played a major role. It had fertile areas, so agriculture prospered. In its southern region, there were iron ore deposits. It provided iron for making tools and weapons. Thus, natural resources made Magad very powerful. बच्चों, हम मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और कब हुआ, ये हम आपको बताएंगे। 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें अनेक राज्य एवं गणराज्य हुए। राज्य को शक्तिशाली बनाने में वहाँ के राजा एवं जनता के अलावा वहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी काफ़ी योगदान रहा। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इससे कृषि उपज अच्छी होने लगी। उसे दक्षिण क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था, इससे औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। अब हम मगध में सबसे पहले जो है प्रमुख राजा कौन थे, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला था बिम्बिसार। बिम्बिसार मीन्स कौन था ये? बिम्बिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध. He built a strong army to make Magad powerful. He used both his army and his policies to achieve his ends. First of all, he married the princess of Kausal and got the state of Kasi in dowry. Then he got the support of Vaisali by marrying its princess. He maintained friendly relations with other states. He captured Champa, the capital of Ang, after a war of conquest. बिम्बिसार कौन था? मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और उसने सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले क्या किया? कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। इससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। इसके बाद वैशाली की जो राजकुमारी से विवाह कर वहाँ का समर्थन भी पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर भी अपना अधिकार बना लिया। अब देखते हैं बिम्बिसार की शासन व्यवस्था कैसी थी, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिम्बिसार. Bimbisar was an able ruler. He made Rajgir, which was surrounded by mountains on all sides, his capital. He was a good administrator
The culprit would get several punishments. Taxes were collected regularly from the farmer and businessmen. The expenses of the army, employees, and the kings were taken care of by these taxes. But his son Ajat killed him and became the king. बिम्बिसार की शासन व्यवस्था कैसी थी? बिम्बिसार एक योग्य शासक था। उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ से पहाड़ियों द्वारा क्या था? सुरक्षित थी। वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर कड़ी नजर रखता था। उसके समय में अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर मीन्स टैक्स वसूल करने की व्यवस्था बनाई। उन करों से सेना, कर्मचारी एवं राजा का खर्च चलता था। लेकिन उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। मीन्स बिम्बिसार का जो पुत्र था वो कौन था? अजातशत्रु, जिसने उसकी हत्या कर दी और स्वयं ही राजगद्दी पर बैठ गया। सो स्टूडेंट्स, बिम्बिसार ने मगध को कैसे शक्तिशाली बनाया? बिम्बिसार अपनी प्रजा से कर क्यों लेता था? मगध की प्राकृतिक संपदा का उसके विकास में क्या योगदान था? सो जो है इसके आंसर आप लोग भी सर्च करिए। अब देखते हैं हम, लेट्स सी नेक्स्ट। अजातशत्रु कौन था? बिम्बिसार का पुत्र। आफ्टर बिकमिंग द किंग, अजातशत्रु followed the policies of his father and further expanded his empire. He created a split among the people of the Republic of Vajji and then annexed it. During his reign, the first Buddhist conference took place at Saptapani cave near Rajgriha. Several other rulers who came after Ajatasattu kept on expanding the kingdom of Magad. अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति को अपना लिया था तथा मगध का विस्तार किया। उसने अपने राज्य का क्या किया? उसने विस्तार किया। उसने वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर उसने अपने राज्य में मिला लिया। उसके शासनकाल में राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अजातशत्रु के बाद मगध में और कई राजा हुए जिन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। सो अब हम देखते हैं नंद डायनेस्टी। नंद वंश। द फर्स्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी वॉज महापनंद. With his strong army, they conquered several states in North India and Kaling, means Orissa. In the south, Magad became a huge empire in his time. The last king of the Nand dynasty was Dhananand. His subjects were very distressed as he inflicted atrocities on them while collecting the taxes. At this time, Chandragupta Maurya attacked Magad with the help of Chanakya. Dhananand was killed in battle, after which the rule of the Maurya dynasty started. नंद वंश में क्या हुआ? इस वंश का पहला शासक कौन था? महापनंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। उसको क्या किया था? उसने जीत लिया था। इस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर साम्राज्य का रूप ले लिया था। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद था। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए प्रजा उससे काफी दुखी थी। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में धनानंद मारा गया। इस प्रकार मगध में मौर्य वंश की शुरुआत हुई। अब क्या हो गया? मौर्य जो है मगध डायनेस्टी के बाद में क्या था? जो है मगध के बाद नंद डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी के बाद में क्या हुआ? मौर्य डायनेस्टी शुरू हो गई। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे
जो 2 डायनेस्टी हमने अभी पढ़ा उनके बारे में। अब देखते हैं लाइफ इन द महाजनपदास। महाजनपदास में जो लाइफ स्टाइल कैसी थी, महाजनपदों में जनजीवन कैसा था। इन द महाजनपदास द किंग वॉज वेरी पावरफुल। ही वुड रूल and give justice to his people. He appointed ministers, commanders of the armies and other employees to help in the administration. During this period, a village was administered by the village headman, who was the link between the king and the villagers. People in the villages mainly depended on farming and cattle rearing. Villagers which had a large number of craftsmen with good workmanship like carpenters, sculptors, blacksmith and many businessmen slowly started become cities. There were several famous cities like Ujjain, means Madhya Pradesh, Champa, Vaisali, Rajgir in Bihar, etc. They were called Mahanagar metropolis. On excavations, it was found that the houses in these cities were made of wood, bricks, and stone. Several craftsmen lived here. Craftsmen of the same trade of craft formed series of guild where they worked together. महाजनपदों में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वह अपने राज्य में शासन एवं न्याय करता था। अपनी सहायता के लिए वह मंत्री, सेनापति एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। इस समय गांव में एक मुखिया भी होता था जो राजा एवं गांववासियों के बीच कड़ी का काम करता था। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन करते थे। जिन गांवों में उद्योग धंधे जैसे शिल्पकारी, कारीगरी, धातु कर्म, बढ़ईगिरी एवं व्यापारी अधिक हुए, वे गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। इनमें से कई प्रसिद्ध नगर हुए जैसे कि उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, चंपा, वैशाली, राजगिरी जो कि बिहार में है आदि ये महानगर कहलाते थे। इन नगरों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ मकान लकड़ी, ईंट व पत्थरों से बनते थे। यहाँ तरह तरह की चीजें बनाने वाले कारीगर रहते थे। इन कारीगरों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए थे जिसे श्रेणी कहते थे। ये लोग अपनी श्रेणियों में रहकर साथ साथ काम करते थे। महाजनपद काल में व्यापार का भी खूब विकास हुआ। पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं से ही लेन देन होता था, लेकिन इस काल में धातु में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ये सिक्के धातु के टुकड़ों पर ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्कों के चलन से व्यापार काफी सुगम हो गया। तो अब हम देखते हैं जैसे कि वहां के ये सिक्के हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये उस समय के सिक्के हैं, द कॉइन्स ऑफ महाजनपदास। At that time, peoples had to pay taxes. Farmers had to give 1/6 of their produce as tax. Craftsmen had to give something of whatever they made as tax. Businessmen to pay taxes in cash and kind. इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था। किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में मीन्स टैक्स के रूप में देना पड़ता था। शिल्पकारों को अपनी बनाई वस्तु के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी वस्तु एवं नगद रूप में कर देना पड़ता था, मीन्स टैक्स देते थे। यह काल धार्मिक रूप से भी काफी बदलाव का काल था। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या आज भी शिल्पकार व कारीगर संगठन बनाकर काम करते हैं? क्या आपको पता है? While the Magad Empire had control over the north of India, there were several small kingdoms in the Punjab. This kingdom were defeated by the ruler of Iran and Greek. महाजनपद काल में मगध साम्राज्य ने पूरे उत्तरी भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन इसी समय पंजाब के क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। ईरान और यूनान के शासकों ने इन्हें हरा दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर, सिकंदर कौन था?
क्या आपको पता है सिकंदर कौन था? सो लेट्स सी। Alexander was the ruler of Macedonia state in Greece. He started conquering the world. After conquering several countries of Middle Asia, he reached and attacked the kingdom of Punjab. He came across a king called Porus. It is said that after being defeated when King Porus was brought before the victorious Alexander, he was asked by him, "How should you be treated?" सिकंदर यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। वह विश्व विजय करने निकला था और मध्य एशिया के राज्यों को जीतता हुआ 326 ईसा पूर्व में उसने पंजाब के राज्यों पर आक्रमण किया। कुछ राज्यों को जीतने के बाद उसका सामना पंजाब के एक राजा पोरस से हुआ। कहा जाता है कि हारने के बाद जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया और सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। पोरस के इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उससे मित्रता कर ली। इसके बाद क्या हुआ? After this, Alexander desired to move toward Magad, but his army refused to move forward, so he was forced to return. New relations developed between Greece and the Indian kingdom. There were exchanges of thought and trade relations were established. Not only this, many Iranians and Greeks started settling down in the northwestern areas of India. Later on, they played an important role in Indian history. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सिकंदर और आगे मगध की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सिकंदर को लौटने के लिए विवश होना पड़ा। मीन्स क्या था? सिकंदर विश्व विजय करने निकला था और बीच में क्या हो गया, उसने जो है पोरस से उसे क्या हो गई, उसकी मित्रता हो गई उसकी, और फिर वो दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए, मीन्स फ्रेंड हो गए। उसके बाद सिकंदर ने क्या किया कि उसे और भी राज्यों को क्या करना था, उसे जीतना था, लेकिन उसकी जो सेना थी वो क्या हो गई थी, वो थक गई थी और उसने क्या कर दिया, उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसलिए सिकंदर को क्या होना पड़ा, मजबूरन क्या करना पड़ा, उसे वापस लौटना पड़ा। सिकंदर के बाद यूनान और भारतीय राज्यों के बीच एक नए संबंध स्थापित हुए। भारतीय और यूनानी समाज के बीच विचारों का जो है आदान प्रदान शुरू हुआ तथा व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनानी और ईरानी लोगों की बसाहट भी शुरू हो गई। इन लोगों ने आगे चलकर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो ओके, टेक केयर।